जब से सरकार आई, लोकतंत्र के मूल्यों का ह्रास निरंतर हुआ। देश का युवा दिग्भ्रमित है, दिशाहीन हो गया है। बौद्धिक वर्ग असहाय है। तो बुलडोजर कल्चर क्या है? एक व्यक्ति 10 लोग एक परिवार में रह रहे हैं, एक ने अपराध किया है, 9 लोगों की क्या गलती? 1975 में इमरजेंसी के दौरान जो लोग सरकार के विरोध में थे, सरकार की नीतियों का उस समय विरोध किया और जो इमरजेंसी थी उसका विरोध किया, उसमें लोग जेल भी गए। तो उस वक़्त जो लोग जेल गए थे, आज वो लोकतंत्र सेनानी के नाम से जाने जाते हैं। और वर्तमान जो लोकतंत्र है उसकी स्थिति पर बाराबंकी के गांधी भवन में लोकतंत्र सेनानियों ने एक चिंतन शिविर आयोजित किया है। उसमें क्या कुछ चिंतन हुआ है, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ लोकतंत्र सेनानी संगठन के अध्यक्ष राम सेवक यादव साहब हैं। उनसे पूरे इस मसले पर बात करेंगे कि आज की जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें लोकतंत्र कहाँ पे है और उनके क्या विचार हैं। सबसे पहले आप बताइए किस जगह पे आप देखते हैं और ये जो चिंतन है, चिंतन शिविर जो आयोजित किया, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी और क्या उद्देश्य है? उद्देश्य तो ये आज लग रहा है हमारी सरकार थोड़ा उसकी दिशा बदल गई है। जो जब से सरकार आई, लोकतंत्र के मूल्यों का ह्रास निरंतर हुआ है। देश का युवा दिग्भ्रमित है, दिशाहीन हो गया है। बौद्धिक वर्ग असहाय है। इस सरकार ने जो अपेक्षा की थी, आने वाली सरकार ने, उसका आम जनता का जनजीवन जो है अंधकार में इस दृष्टि से हो गया। नौजवान और युवा के बारे में सबसे ज़्यादा मुझे तो कष्ट हो रहा है, इन्होंने जो अग्निवीर योजना भर्ती किया सेना में। अग्निवीर में सेना में वैसे भी किसी बड़े संपन्न परिवार का कोई बालक नहीं जाया करता। सेना में भर्ती के लिए वही 70-80% परिवार, जिनको हम लोग बैकवर्ड कहो, ओबीसी कहो, बैकवर्ड मतलब ये नहीं है वो चाहे किसी भी बिरादरी के हों, आर्थिक रूप से जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं। मेरा हमारा मानना है कि जीविकोपार्जन के लिए जाते हैं, फिर वहाँ उन्हें देश सेवा सिखाई जाती है कि हम बलिदान होंगे, और मरते भी हैं वही लोग मरते हैं। क्योंकि आपके सेना में भर्ती होने वाला कोई बालक या कोई नौजवान न किसी मंत्री का बेटा होता है, न विधायक का बेटा होता है। आम जनता के लोग, विशेषकर गांव के लोग हुआ करते हैं, और उनकी सेवा आते थे। ये कितनी हृदयहीनता का परिचय दिया है इस सरकार ने, जिससे आहत हुए। और प्रमुख बिंदु हमारा तो ये रहा कि जल्दी हम इस शिविर को बुला करके उस पर चिंतन करेंगे। 4 वर्ष की सेवा के लिए उनको अपॉइंट करते हैं। ये 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, 3.5 महीने 3.5 वर्ष उनको नौकरी करना होता है। 3.5 महीने हम देखते हैं कि फेसबुक पे हर महीने 2-4 तिरंगे में लिपटे हुए नौजवान आते हैं। उनके मरने के बाद न उन्हें कोई पेंशन है, न कोई है, परिवार हो जाता है। जबकि 40 दिन रहने, विधायक बनने के बाद उसे पेंशन दी जाती है। उस व्यक्ति को भी पेंशन दी जाती है जिसको एक सत्र विधायक रहने के बाद जनता रिजेक्शन का मोहर लगा देती, तुम रिजेक्ट हो, काम के आदमी नहीं, इसीलिए तो चुनाव हारता है, और उसे आजीवन पेंशन मिलती है। एक 60 वर्ष तक की सेवा करने वाला व्यक्ति, और उसको उसकी पेंशन बंद कर दिया इस सरकार ने। आते आते पेंशन बंद हो गई। आने वाले समय में उसका परिवार कैसे जिएगा? तो ये लोकतंत्र की दृष्टि से न्याय नहीं किया है। लोकतंत्र में सबको समान अधिकार होना चाहिए, लोकतंत्र की यही परिभाषा है। नहीं, जो मुद्दा आपने बताया, जिस हिसाब से देश में जनसंख्या बढ़ रही है, रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, तो ये सरकार की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी भी होती है। इसको डायरेक्ट आप लोग किस तरीके से जोड़ देते हैं कि लोकतंत्र का हनन है? क्योंकि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जो सीमित संसाधन है, उन सीमित संसाधनों में हर चीज़ सबको बराबर दी जाए। तो सरकार को ये फैसला लेने का अख्तियार है, उसने किया। हो सकता है ये गलत है, दूसरी सरकार आए सही कर दे। तो इसको सीधे इस तरीके से जोड़ देना कि इससे लोकतंत्र खतरे में है, कितना वाजिब आप मानते हैं? वाजिब इसलिए मानते, ये निर्णय उसका स्वयं भी हो, क्या इसको सही मानेंगे? 40 दिन की विधायक रहने के बाद आजीवन उसे पेंशन मिलती है, और 60 वर्ष तक की सेवा करने के बाद उसे पेंशन आप उसकी बंद कर दिया आपने। अग्निवीर योजना, जब भी कोई परमानेंट सेना में भर्ती होता था, लौट के आता था अगर जीवित है, दौरान लड़ाई के अगर कहीं उसका वो शहीद होता था, तो सारी उसके परिवार को पेंशन और सुविधाएं मिलती थी।
आज जो पूरी 4 वर्ष की सेवा करने के बाद आता है, न तो उसे पेंशन मिलती है और न उसे अन्य कोई सामाजिक सुरक्षा है। तो ये कोई न्याय नहीं है, लोकतंत्र का हनन नहीं तो और क्या है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है। अगले इन्होंने आउटसोर्सिंग भर्ती किया, संविधान में कहीं कोई आउटसोर्सिंग भर्ती की व्यवस्था नहीं है। आउटसोर्सिंग का मीन्स है कि ठेकेदारी, कॉन्ट्रैक्ट। आपको जानकारी रही होगी, आप तो प्रेस में है, कि एक अलग से इन्होंने एक कंपनी जैसा अपॉइंट कर दिया और इसको अपॉइंट करते हैं। जैसे बंसिका ग्रुप ऑफ सर्विसेज एक है, जानकारी है, इसी तरह तमाम ग्रुप अलग अलग देते हैं, जिसकी जितनी पहुंच है उसे ठेका होता है। क्या तय किया है जब आप लोगों को लगता है कि संविधान खतरे में है? नहीं, आप लोग बहुत अहम कड़ी रहे हैं संविधान को बचाने में, इमरजेंसी के दौरान काफ़ी संघर्ष किया, जेल गए, तो आप लोग के अंदर संघर्ष का एक जज्बा है। क्या तय किया है आगे किस तरीके से, अगर आप लोग मानते हैं कि संविधानों अधिकारों का हनन हो रहा है तो उनको सुरक्षित करने के लिए क्या आगे किस तरीके से करेंगे? हमारी योजना रहेगी, नौजवानों को बुला करके एक जन जागरण करेंगे, उनको समझाएंगे। और लोकतंत्र में यही अधिकार हमारे पास है कि आने वाले समय में अपने वोट का प्रयोग करके और हम ऐसी सरकार लावें, कम से कम जिनकी जो योजना इस तरह की है उसमें वो संशोधन करें। एक तरीके से राजनीतिक लड़ाई आप लोग लड़ेंगे? नहीं, राजनीतिक लड़ाई नहीं, लोकतांत्रिक लड़ाई है, जनहित की लड़ाई है। राजनीतिक लड़ाई तो तब होती है जब हमारा मंच कोई राजनीतिक होगा। हमारा मंच राजनीतिक नहीं है, लोग लोकतंत्र सेनानी हैं और सभी दल के लोग। उस समय भी तो लोकतंत्र खतरे में था, इंदिरा जी ने लोकतंत्र सस्पेंड कर दिया था, हम लोगों ने लोकतंत्र बहाली के लिए एजिटेशन किया था और इसके बाद वो सरकार चली गई और इस सरकार में भी कोई सुनने वाला नहीं है, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। और इतना ही नहीं, ये कहाँ का न्याय है आप बताइए। एक हमारा जनप्रतिनिधि वो भूल जाता है जिस समय हम जनप्रतिनिधि हैं और 5 साल बाद फिर जनता के बीच में जाना है, लेकिन इसकी बिना परवाह किए हुए ये बुलडोजर कल्चर क्या है। एक व्यक्ति 10 लोग एक परिवार में रह रहे हैं, एक ने अपराध किया है, 9 लोगों की क्या गलती है जो बेघरबार हो जाते हैं। उनके आपने अधिकार छीनिए, उनका बचेरा छीनिए। मुझे लोग आहत हुए अभी अकबर नगर लखनऊ में, कितने 100 मकान गिरा दिए बुलडोजर से। बताते हैं 40 वर्ष पहले की बस्ती थी। आप उस अधिकारी से बात नहीं करते हो, 40 साल पहले उस सरकारी जगह पे आवास बनाते समय किसी ने रोका कि नहीं रोका? बच्चे तड़पते रहे, रोते रहे, किसी की आंख में पानी नहीं आया। तो लोकतंत्र नहीं है, नहीं रह गया है। मनमाने तौर पे वोट खरीदने के लिए आप जो है पैसे की व्यवस्था कर रहे हो। फ्री राशन वालों को आप पैसा बढ़ा रहे हो, राशन बढ़ा रहे हो, लेकिन उनके परिवारों को आप कुछ नहीं दे रहे हो। सबसे बड़ा इधर कष्ट ये हुआ जब इन्होंने विद्यालय बंद कर दिए। कहा कि 50 से कम छात्र हैं, अगर 49 भी हैं तो विद्यालय आपने बंद कर दिया। और वहीं पे विद्यालय इस्टेब्लिश है। गाँव का आपको भी अनुभव होगा और हमें तो है ही है, हम भी गाँव के से आते हैं, कि ये कुछ विद्यालय ऐसे हैं जो इधर कहीं नाला है, जंगली इलाके में, उधर जंगल पड़ता है, वहाँ पे इन्होंने विद्यालय इस्टेब्लिश किए, चलते रहे। आज 40 साल 30 साल विद्यालय चल रहे थे। अब इनको खबर आई कि हाँ बालक कम है तो विद्यालय बंद कर दिया। वो 40 बच्चे जा ही नहीं सकते किसी भी तरह, वैसी स्थिति है। इधर जाएंगे तो भेड़िया उठा ले जाएगा, उधर जाएंगे तो पानी में डूब जाएंगे। उनकी चिंता इनको नहीं है। आप लोग जो सामाजिक आंदोलन करने की बात कर रहे हैं जी, जो देश का विपक्ष है जी, वो कितना आपको लगता है कितना कैपेबल है जो आप लोग जो मुद्दे उठा रहे हैं जी। उनको हल करा पाने में? क्योंकि हमें नहीं लगता कि पिछले कुछ दिनों से विपक्षी जो दल हैं वो इतना मुखर होकर इन मुद्दों पर सामने आए हैं, या इसके खिलाफ कोई बड़े तरीके से, अच्छे तरीके से कुछ प्रदर्शन या कुछ इसका विरोध हुआ हो। ऐसी कोई बहुत उम्मीद तो नहीं, लेकिन लोकतंत्र में है कि जब ये जाएंगे तो उनको विचार करना होगा। ये आज देश को आज़ाद हुए 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ, 75 वर्ष से अधिक होने को जा रही है। इस समतावादी समाज के प्रति प्रतिबद्ध सभी सरकारों ने शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा असमानता पैदा हुई इनके समय में। इधर प्राइवेट विद्यालयों को मान्यता दे करके इन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया। भारतीय संविधान में व्यवस्था है, संविधान पढ़ते हैं, देखा है सरसी तौर पे कि 14 वर्ष तक के बालकों की शिक्षा का दायित्व इन पे है। आज आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। हालांकि हम आरक्षण
के कोटे में नहीं आते हैं, नाम आता है, लेकिन उसके लिए बड़ा लाभ लेने के लिए चिंतित नहीं। आप उस विद्यालय को, एक व्यक्ति जो घर से सवेरे निकलता है, जो उसके दरवाजे पे एसी गाड़ी आ जाती है, एक बालक नंगे पैर जाता है और दोपहर के खाने के लिए घर से कटोरा लेके जाता है, क्या उन दोनों को एक समान रेस में दौड़ा देंगे, उनको न्याय मिलेगा? आरक्षण की तो इसलिए जरूरत है यहाँ तो, और तब तक सुधार नहीं होगा। और इसके लिए बहुत, एक बार तो हम समझ रहे क्रांति होगी, आज नहीं तो हम लोग तो होंगे नहीं, चाहे 100 साल बाद क्रांति हो। इस शिक्षा के जगत में जो इनका रूप नीति भेदभाव है, एक न एक दिन निश्चित ही क्रांति होगी। तो विपक्ष पूरी तौर से निष्क्रिय है सरकार के सामने। नहीं, विपक्ष भी यही काम कर रहा है। विपक्ष के बेटे, आज कोई विपक्ष का नेता है तो किसी का बेटा इंग्लैंड में पढ़ रहा है, तो किसी का अमेरिका में पढ़ रहा है, तो किसी का रशिया में पढ़ रहा है। कैसे ये स्थिति हल होगी? ये निश्चित है, आप अभी युवा हो सकता है आपको देखने को मिल जाए, लेकिन निश्चित है जितनी रक्त क्रांति, ये मेरा अपना विचार है, अंग्रेजों के ज़माने में नहीं हो, उससे कहीं ज़्यादा होगी। आज किसी भी विधायक का लड़का, हमारी समझ में शायद आपको गांव के स्कूल में तो पढ़ता कोई नहीं मिलेगा। ब्लॉक प्रमुख का बेटा, प्रधान का बेटा छोड़ दो, लेकिन विधायक स्तर की हम बात कर रहे हैं, विधायक से ऊपर का स्तर का बेटा आप इन प्राथमिक विद्यालय में कोई आलो दिव्या यूपी कहीं नहीं पढ़ रहा होगा। तो क्या है, उनके लिए दूसरी व्यवस्था और आप अपने लिए अपनी व्यवस्था कर रहे हो। विधायक हो गए तो बस तुम्हारा बेटा तो इंग्लैंड पढ़ने के लिए जाएगा। इन सब बिंदुओं पर चिंतन करने के लिए हम लोगों ने बैठक बुलाई है। इस सत्र में हमारा विस्तार से इसी पर चर्चा करेंगे। हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों का टाइम पूरा हो गया है, क्या है किसी भी दिन जा सकते हैं। हम तो अपने साथियों को आह्वान करेंगे, इन लोगों को जन जन में प्रचार करें। कुछ नहीं करना, हम लोगों को खुद चुनाव नहीं लड़ना है। आज ये देश में गांव में गरीबी का लाभ उठा करके सत्ता में बैठे हुए हैं। हम इनके भ्रष्टाचार की तरफ कोई बात नहीं करना चाहते, क्योंकि उसका कोई प्रूफ भी नहीं। हम कैसे चुनाव जीतते हैं, क्या जीतते हैं, उस बिंदु पे हमें कुछ नहीं करना। हमें तो यही कहना है कि जो सामने से दिख रहा है, इसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। एक ही बात बता दे, लेकर के यहाँ हम लोग बैठे, यहाँ से लेकर के दिल्ली तक, किसी भी विधायक का बेटा अगर प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है, और बात आम जनता की, इसको 40 करोड़ की करते हैं। मुश्किल से 5% लोग जो है सत्ता में बैठे हुए लोग, और अपने आगे भविष्य में अपने बच्चे उसके लिए इतनी कमाई कर लेते हैं, तो उन्हें नौकरी की तो जरूरत नहीं। ये ऐसे अहम बिंदु है कुछ कानून व्यवस्था का, तो आप देख ही रहे हो। कोई भी एक सरकार एक साथ एक जज और जल्लाद नहीं हो सकती। आज हमारी सरकार दोनों ही काम है, देख लिया है, और उसमें भी सबके साथ समान व्यवहार भी नहीं है। इसे भी शायद आप देख रहे हो। अभी एक बहुत बड़ा काम किया इन्होंने, आप देखिए, हमारी दृष्टि से, हमारी दृष्टि के बिल्कुल सही है। इसी सरकार ने, हम किसी का नाम नहीं, फिर भी हमारे सीएम का आदेश हुआ, किसी भी थाने में किसी FIR में जाति नहीं दी जाएगी। इसका मतलब क्या है, FIR में न तो उसकी जाति लिखी जाएगी जो मारा गया है, और जिसने मारा है उसकी भी जाति नहीं लिखी जाएगी। चाहे जो जिसको मारे, अभी तक तो कम से कम अगर ये हुआ कि भाई मारा गया ये अमुक जाति का है, कमजोर वर्ग का है, मारने वाला कोई ऊंची जाति का है, तो इसको भी इन्होंने शेल्टर देने का काम किया है। इसके ऊपर बहुत विचार नहीं कर रहे हो, मैं स्वयं इस बात पर विचार कर रहा हूँ। ये शेल्टर दे रहे हैं ऐसे लोगों को। अभी पिछले कुछ महीनों की घटना है, जब रायबरेली में एक सफाई मजदूर कर्मी की उसकी हत्या हुई, और मारने के बाद भी वो कहता है कि मैं योगी का आदमी हूँ, और ये मेहतर बिरादरी का लोग था जिसकी हत्या होती है। अब इन्होंने उसे भी साफ कर दिया। ये कोई FIR होगी तो कोई ये नहीं कहेगा मारने वाला कौन, मरने वाला कौन। तो आगे किस तरीके से जो बातें आप लोग कह रहे हैं, जो आपने बताया कि युवाओं को ट्रेन करेंगे आप लोग, आगे मतलब क्या संगठन किस तरीके से आगे बढ़ेगा? हम संगठन तो ये हमारा जो रजिस्ट्रेशन है उसमें है देश के लिए समर्पित नागरिक तैयार करना। 5 नंबर पे हमारा जो सिद्धांत है वसूल है। जब भी कभी इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया 2007 में, अब तक जरूरत नहीं पड़ी। हम लोग उसी के तहत एक युवा संगठन तैयार करके और उनको प्रशिक्षित करना चाहेंगे। विशेष तो ये कार्य करेगा। तो ये राम सेवक यादव साहब हैं, जो लोकतंत्र सेनानी संगठन है उसके अध्यक्ष हैं। उन्होंने बताया कि जो
वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं उनके मद्देनज़र एक सामाजिक आंदोलन खड़ा किया जाएगा और इसके लिए और युवाओं को तैयार किया जाएगा। एक टीम बनाई जाएगी जो इन मुद्दों से लड़ेगी और जो समाज के और या जो व्यवस्था के मुद्दे हैं उनको हल कराने की कोशिश की जाएगी। बाराबंकी मिरर के लिए मोहम्मद उमैर।